राजेश जी ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज गुजरात के बहुत सारे चैनल आपसे नाराज हो जाएं, तो थोड़ा बड़े ध्यान से गाड़ी आगे ले जाइएगा। और हाँ, मेरी आज रिक्वेस्ट है सभी मेहमानों से, क्योंकि हम एक ही चक्कर करेंगे आज, तो आपके और भी बहुत असाइनमेंट्स हैं, दूसरे चैनल्स पे भी जाना है आप सब लोगों ने, तो आप जा सकते हैं। जब भी बीच में आप साइन ऑफ करना चाहिए आप कर सकते हैं। वी वैल्यू योर टाइम एंड वी रिक्वेस्ट। और इस बीच विवेक जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी को भी अभी निकलना है थोड़ी देर में, तो सबसे पहले उनकी फीड लेता हूँ। स्वामी जी, प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन सीन आपके सामने है। लेकिन बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ था, लिंगायतों का गढ़, वो पूरा का पूरा टूट गया। लिंगायतों के अंदर करीब करीब जो 60-70 सीटें थी, 43 सीटें कांग्रेस को मिली और सिर्फ 20 सीटें बीजेपी को मिली हैं। बहुत बड़ा गढ़ लिंगायतों का, जो बताया जाता था कि बीजेपी के ठोस समर्थक हैं, वो टूटा है। कुरुबा के अंदर टूटा है, वोकालिंग के अंदर टूटा है। रूरल एरियाज में तो हालात ऐसे हो गए, कांग्रेस की 85 सीटों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 42 सीटें जीत पाई है। अब तो उससे भी कम हो, ये सुबह के बीच के आकलन थे, अब इससे भी कम हो चुका है। आप पूरे परिदृश्य को, कर्नाटक इलेक्शन को अपनी नजरों में कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे दिनेश जी ऐसा, we have only one feed today, sir, no second feed today. सर, दूसरे चक्र में हम नहीं जाएंगे। देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है बहुत बड़ी, और उस स्ट्रेटेजी में जो सबसे बड़ी उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, उन्होंने उस एरिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया जो जेडीएस का स्ट्रॉन्ग एरिया था। उससे जेडीएस के वोट कम हो गए, और वो वोट क्योंकि बीजेपी में शिफ्ट हो गए, इसलिए कांग्रेस जीत गई ओल्ड मैसूर रीजन में। और अगर आप ये देखें तो जेडीएस के 5% वोट कम हुए, बीजेपी के आधे % वोट कम हुए, और 2% के वोट पिछली बार कांग्रेस के ज्यादा थे, तो कुल मिला के 7.5-8% का वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का बढ़ा। क्योंकि जेडीएस को नुकसान हुआ, उसकी वजह से विनिंग पोजीशन में तो बीजेपी ओल्ड मैसूर में नहीं आई, लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। जो दूसरा कंसोलिडेशन में दिनेश जी देख रहा हूं, वो ये देख रहा हूं कि जो मध्यम वर्ग है और जो अल्प मध्यम वर्ग है, उसने खुलेआम कांग्रेस को वोट दिया है, और जो उच्च वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, उसने बीजेपी को वोट दिया है। इसकी वजह से जो बेंगलोर रीजन है, उसमें बीजेपी को केवल ऐसा क्षेत्र है जहां ज्यादा सीटें मिली हैं। बाकी सारे क्षेत्रों में लिंगायतों के वोट भी कांग्रेस में शिफ्ट हुए हैं, वोकलिंगा के वोट भी शिफ्ट हुए। बैंगलोर के अंदर 28 सीटों में से 14 बराबर की सीटें हैं सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कांग्रेस का जो लॉस है मतलब सीटें 15 से 14 में है, और बीजेपी का 3 सीटों का गेन है। ये एकमात्र ऐसा एरिया जहां पे उनको 3 सीट गेन हुई है, बाकी सब जगह लॉस है। हाँ, तो यही एक कारण है कि वही एक क्षेत्र में वो बचे हैं जहां पर, और बाकी सब क्षेत्रों में इतनी बुरी तरह से हारे हैं। और एक और चीज मैं दिनेश जी आपसे कहना चाहता हूं कि जो मुंबई कर्नाटका है और हैदराबाद कर्नाटका है, वो एक संकेत और दे रहा है। वो संकेत ये दे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होने वाला है और तेलंगाना के अंदर क्या होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि संदेश बिल्कुल साफ है, जो सेंटर में एरिया है उसमें तो बीजेपी तब भी कुछ बची है, जो महाराष्ट्र से टचिंग एरियाज हैं, जो तेलंगाना से टचिंग एरियाज हैं, उसका यह संदेश जाता है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। बीजेपी से भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, छत्तीसगढ़ से भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो नंद कुमार साय जो हैं, वो पुराने बीजेपी के नेता छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। आदिवासी वोटों में भी कंसोलिडेशन यहां भी हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल 2024 की राह जो है वो बदल गई है, और इसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी है, बजरंगबली को इसमें उड़ा लाए, तो जो सेकुलर वोट्स हिंदू है उनका कंसोलिडेशन हुआ, माइनॉरिटीज ने उनका सपोर्ट किया, तो हिंदू भी कंसोलिडेट हुए, मुस्लिम भी कंसोलिडेट हुए, और केवल उच्च आय वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग ने बीजेपी का साथ दिया, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत इज्जत जो बेंगलोर रीजन है उसमें बची। जी, इससे पहले कि मैं